1.5 दिन में इन्होंने कौन सा एक्सरे की मशीन लगा दी थी कि इनको पता चल गया फलां 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 है। कभी हमारे कश्मीरी पंडित बहन भाइयों को निशाना बनाया गया, तो कभी डोडा में आकर तो गांव के गांव काट दिए गए। जी सर। हमारे पास 50,000 फौज होती थी पुलिस की, तब हम ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। आज 1.5 लाख है, आज क्यों नहीं हम कर पा रहे? अगर हमारे बॉर्डर पे कमी है तो हमने क्या किया है? हमने तो कितने ही लोगों को डिसमिस कर दिया नौकरी से, हमने कितने ही लोगों को गिरफ्तार कर दिया, पीएस से लगा दी। तो फिर कमी कहां पर आ रही है? क्या हम गलत लोगों को पकड़ रहे हैं? 370 का ख्वाब दिखाने वालों की दुकान बंद हो गई। या तो आप आइए और आकर यहाँ की सिटीजनशिप लीजिए, ठीक। और अगर आप यहाँ का सिटीजन नहीं बनना चाहते तो फिर आपकी कोई जगह नहीं है यहाँ पे। मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों को मेरी इस बात बुरी लगेगी, बहुत गालियां में निकालेंगे मुझे। खान साहब, आपको लगता है कि स्टेटहुड वापस आना चाहिए जल्दी? आना चाहिए, आना चाहिए। मैंने टेररिज्म के बारे में कहा, टेररिज्म कैंसर है, ये कैंसर आया हुआ है। लक्षद्वीप के एक्स एडमिनिस्ट्रेटर, जम्मू कश्मीर गवर्नर के एक्स एडवाइजर और फॉर्मर आईजीपी, और अगर ऐसा कहें तो सबसे बड़ी बात सुपर कॉप, शायद जम्मू कश्मीर में टेररिज्म से और क्राइम से जितना इन्होंने डील किया और जितना एक्सपीरियंस है, शायद ही बहुत कम ऑफिसर्स को होगा। हमारे साथ हैं फारूक खान साहब, और आज के स्ट्रेट ड्राइव में सीधा खेलेंगे खान साहब के साथ, क्योंकि इस समय जो सिचुएशन जम्मू कश्मीर में है उसके ऊपर एक स्ट्रेट ड्राइव इनके साथ जरूर बनता था। और हमने रिक्वेस्ट की कि आप बहुत देर से इंटरव्यू नहीं किया हमने, तो इस बार हमारे साथ थोड़ा सा टाइम निकालिए। एंड थैंक यू सब समय देने के लिए। अच्छा सर, सबसे पहला तो सवाल, इस समय जो सिचुएशन है पहलगाम को लेकर ही बनी हुई है जी। पहलगाम हमले के बाद आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं टेररिज्म का एक अंत होने वाला है, या फिर वापस से एक शुरुआत हुई है? देखिए, ना तो अंत है ना शुरुआत है। जो हमारे मीडिया में जिस तरीके से कहानियां चलती हैं, तो या तो आज से 15-20 साल पहले अंत हो चुका होना चाहिए था, और यहाँ बहुत बड़ी कोई यहाँ पे आपदा रहनी थी इसको, टेररिज्म को लेके। ऐसा नहीं है। टेररिज्म जो किसी जगह पे जब एंटर कर जाता है तो ये कैंसर की तरह है, और इसको इलाज करना है, इसको दबा कर रखना है, इसको कंट्रोल में रखना है, और कोशिश ये करनी है कि ये फैले ना, इसको जितना जल्दी से जल्दी जड़ से उखाड़ लिया जाए। ऐसा नहीं है कि ख़त्म नहीं हो सकता, ख़त्म भी होता है। पॉलिसीज ठीक हों, स्ट्रेटजीज ठीक हों, और थोड़ा पॉलिटिकल जो सिस्टम को जिस तरीके से ज़रूरत है इसको डील करने की, वो ठीक हो तो टेररिज्म ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन एक पहलगाम के ऊपर ना तो टेररिज्म हो जाएगा, और ना ही एक पहलगाम के उस इंसिडेंट के बाद किसी बड़े रिएक्शन से टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा। टेररिज्म ख़त्म करने की जो जंग है, ये लंबी जंग होती है, और बड़े सब्र के साथ लड़नी पड़ती है, और बड़े कूल हेडेडली लड़नी पड़ती है। इसमें जल्दी, इसमें जोश और ये सब कुछ, हर चीज़ इसमें वो चीज़ें जो हैं वो कभी काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। हालांकि एनआईए की प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये साफ हुआ है कि आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी का सीधा हाथ पहलगाम हमले में है, मगर जिस तरह का सर ये हमला हुआ, हमास या फिर इजराइल में इस तरह के हमने अटैक्स देखे थे कि बो करके आपकी टांगों पर बिठा के सामने हिट करना और दहशत फैलाना। आपको लगता है कुछ मॉडस ऑपरेंडी चेंज की गई है कि ज्यादा बड़ी दहशत फैलाई जाए, ज्यादा बड़ी साजिश है ये? देखिए, ऐसा है कि पहले जो आपने बात कही एनआईए और आईबी वगैरह ने जी, ये बड़ी हमारे देश की बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत सक्षम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जी। इनकी एक्सपर्टीज, इनकी नॉलेज और इनकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो पूरी दुनिया में मानी गई हुई। लेकिन कभी कभी ये भी जल्दी कर जाते हैं। मतलब 1.5 दिन में इन्होंने कौन सा एक्सरे की मशीन लगा दी थी कि इनको पता चल गया फलां 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 है, फिर तस्वीरें आ गई। भी अगर आपको इतनी तस्वीरों का पहले पता था तो अभी तक आप क्या कर रहे थे जी? इतना
ठीक है, एक चीज हो गई है, कहीं ना कहीं गलती हुई भी है, वो तो मानना भी कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन से जी, इंडिविजुअल लेवल पे या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, तो उसको उसको कवर अप करने के लिए इतनी जल्दी आपको करने की जरूरत नहीं थी। मैंने कहा ना कि ये जंग जो है बड़े ठंडे दिमाग से लड़ी जाती है। एक तो बात ये होगी, दूसरी बात ये है कि क्या टेररिज्म ने इससे कोई नया रंग लिया है? टेररिज्म ने कश्मीर में, जो हम 30-35 साल से देखते आ रहे हैं, काफ़ी देर तक तो मैंने यूनिफॉर्म पहन के देखा है, उसके बाद भी एक ऑर्डिनरी सिटीजन की तरह जी सर देखते हैं, और चूंकि थोड़ा बहुत जो नॉलेज है उसके साथ उसको एनालाइज भी करते हैं। मैं यूजुअली नहीं आता हूँ कंट्रोवर्सीज में, ना ही बोलना चाहता हूँ इन चीज़ों के बारे में। आपने बड़े पुराने रिलेशंस को इस्तेमाल करके मुझे मजबूर कर लिया बोलने के लिए। मेरे और बहुत सारे दोस्त मुझसे नाराज़ हो जाएंगे कि हमने आपसे रिक्वेस्ट की तो आप कभी बोले नहीं। ये जो टेररिज्म का जो ये एक सिस्टम है जी, इसमें आपने, अगर आप भी बहुत देर से देख रहे हो, छोटे से यंग, आप एक जिसको कहते हैं छोटे से यंगस्टर रिपोर्टर बन के आए थे और तब से देख रहे हैं सर। तो तब से आपने भी देखा कि तभी में के ब्रिज के नीचे से कितना पानी गुजर गया। जी सर। तो आपने ये उतार चढ़ाव देखे होंगे। कभी हमारे कश्मीरी पंडित बहन भाइयों को निशाना बनाया गया, तो कभी डोडा में आकर तो गांव के गांव काट दिए गए। जी सर। कभी वहां से उसके बाद उठे तो सिखों को चिटी सिंहपुरा में मार लिया, महजूर नगर में मार लिया, फिर उठे तो गुजरों के किसी उसके इलाके में जाकर तो वहां पे नरसंहार कर दिया। तो ये चीजें चलती रही। फिर देखा तो मजदूरों के ऊपर अटैक कर दिया। ये हरबे जो हैं ये डिफरेंट होते रहेंगे। हमारी जो कोशिश ये होनी चाहिए, बल्कि होनी भी चाहिए थी, कि हम किसी भी सूरत के लिए हमेशा तैयार रहें और सरप्राइज ना हो। ये कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, इसके लिए पहले से ही एक सोच और समझ के इन सारे सिनेरियोज को अपने जहन में रखकर, बल्कि इसके आगे भी क्या क्या कुछ हो सकता है वो भी सारा सोच समझ के उनके लिए एक काउंटर स्ट्रेटजी बनाकर रखनी होती है। हमारी स्ट्रेटजी नहीं, हम रिएक्ट करते हैं। कठुआ से घुस गए, उसके बाद हम भाग रहे हैं उनके पीछे पीछे, भागते भागते हम पता नहीं कहाँ तक पहुंच के, बंदा तो कोई नहीं मिला ही नहीं सर। बिल्कुल। अब रजौरी पहुंच में हुआ, वहां पे आर्मी वाले हमारे शहीद हुए, हमारे सिविलियन शहीद हुए, भागते गए हम भागते गए, वो किधर गए भी आदमी? ये वही रजौरी पहुंच था, ये वही डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ है जहां से लोगों ने खुद पकड़ के टेररिस्ट और क्लियर हुए थे एक टाइम पे, और फॉरेन टेररिस्ट हमारे हवाले किए। भाई इनसे ज्यादा खतरनाक आज की डेट में क्या हो रहा है? क्या हमारी स्ट्रेटजी में कहीं पे गलती आ रही है? क्या हमारी पॉलिसी में किसी जगह पे गलती आ रही है? क्या हमारी हैंडलिंग में गलती हो रही है? हमारे पास 50,000 फौज होती थी पुलिस की, तब हम ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। आज 1.5 लाख है, आज क्यों नहीं हम कर पा रहे? क्यों नहीं हम बॉर्डर को कंट्रोल कर पाए? क्यों नहीं ये हमने अभी तक ये देखा कि भाई अगर कहीं पे कुछ गलती हुई है तो अकाउंटेबिलिटी हमने फिक्स की? किसी जगह पे भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हमने नहीं देखा कि किसी से पूछताछ हुई हो कि भैया तुम्हारे इलाके में ये हुआ क्या है, ये हुआ कैसे है, तुम किस लिए यहाँ पे बैठे हुए हो, तुम्हारे पास इतना फंड्स, इतना आर्म्स एम्युनिशन, इतनी स्ट्रेंथ है, सीआरपी है, आर्मी है, पुलिस है, आईबी है, रॉ है, कोई एजेंसी ऐसी नहीं है जो यहाँ पे काम नहीं कर रही। फिर ये क्यों हो रहा है? फिर पूछताछ क्यों नहीं हो रही? और ये फिर हम बना देते हैं कि टेररिज्म ने जी एक नया मोड़ ले लिया। भाई टेररिज्म ने अगर मोड़ लिया तो हम बेवकूफ बैठे हुए हैं। हमने क्यों नहीं अभी तक इनको प्रीएम्प्ट किया कि भाई ये मोड़ लिया जा सकता है? कि हमने मतलब एक टाइम पे बता दिया जी सब कुछ ठीक है, बिल्कुल जी एंड के में सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। भाई जिस वक्त हम सब कुछ ठीक है कह रहे हैं, उसी वक्त ज्यादा जरूरत है अलर्ट रहने की। बिल्कुल सर, उसी वक्त ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि जितनी मर्तबा हम ये कहेंगे कि सब कुछ ठीक है, उतनी मर्तबा हम दूसरे को एक रीजन दे रहे हैं,
एक जिसको कहते हैं ना, एक उसको हम मिर्चें लगा रहे हैं कि तू कर भी कुछ, तो अब कुछ करने के लिए अगर हम उसको मिर्चें लगा रहे हैं तो फिर हमने भी तो तैयारी कर कर रखनी है कि एटलीस्ट वो करता है तो रोकेंगे। एग्जैक्टली। तो सर जो चूक की बात हुई कि कहाँ चूक हुई, तो इसका मतलब है जैसे आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी भूल हुई, चूक नहीं, मतलब जिससे हम पहले से ही बड़े फ्री होके बैठे हुए थे कि कुछ नहीं होगा। देखिए, चूक एक सिलसिला में चल रही है जी। हम सारी, मेरे अपने ही अजीज हैं बैठे हुए, बिल्कुल। मेरे कुछ कलीग हैं, कुछ मेरे जूनियर मेरे साथ काम किया जी सर। सीनियर तो अब नहीं रहे हुए कोई भी, बाकी एजेंसीज वाले जो हैं उनके साथ, या जो फोर्सेस बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, उन सबके सीनियर लोगों के साथ और उनके जवानों से लेकर ऊपर तक सबके साथ इकट्ठे काम किया हुआ है। बहुत बहुत मुश्किल घड़ियाँ इकट्ठे देखी हुई हैं। सो मैं इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहूँगा किसी एक को, लेकिन सिस्टम की बात ये कहने में भी मुझको ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं हो रही कि भैया ये जो कमियां हैं ये बॉर्डर से शुरू होकर एंड तक जा रही हैं, और हम किसी जगह पे भी उसको काउंटर नहीं कर पा रहे। तो क्या हमें ज़रूरी नहीं है कि हम बैठ के सोचें कि हमारी स्ट्रेटजी में, हमारी पॉलिसी में, हमारा जो काउंटर टेररिज्म ग्रिड है उसमें किस जगह पे कहाँ कहाँ पे कमी है? क्या अगर हमारे बॉर्डर पे कमी है तो हमने क्या किया है, और हमने अभी तक क्यों नहीं किया? भाई रजौरी 2 साल पहले 3 साल पहले से हमारी ये बहुत भयंकर सी वारदातें होनी शुरू हो गई रजौरी में, पुंछ में। फिर उसके बाद हम चुप करके बैठे रहे, फिर वहां से वो चलता रहा, फिर बॉर्डर। इसका मतलब कई मरतबा तो सिविलियन हमसे पूछते हैं कि जी बॉर्डर के ऊपर जो तार है उसमें गेट लगे हुए हैं कहाँ से आते हैं? हाँ, रात को खुल जाते हैं वो, या ये क्या हो रहा है? मतलब नेशनल हाईवे बनाई हुई है। और फिर उसके बाद अगर वो आ जाते हैं तो फिर हमारी आबादी पूरी की पूरी जो है, सपोज हीरानगर से कोई इन्फिल्ट्रेट करता है, या कठुआ से करता है, या सुंदरबनी से करता है, या पुंछ से करता है, और वो जा रहा है से टुवर्ड्स डोडा जा रहा है लास्ट में, या कश्मीर जा रहा है, तो उसने कितना एरिया गुजरना है जिसमें हमारी फ्रेंडली आबादी है, जो हिंदुस्तानी है सारे। फिर वो कैसे गुजर के जा रहा है? हम इल्ज़ाम लगा देते हैं जी कि उनको सपोर्ट करने वाले ग्रुप्स हैं, उनके अंडरग्राउंड, उनके ओवरग्राउंड वर्कर हैं। तो भाई हम क्या कर रहे हैं? हमने तो कितने ही लोगों को डिसमिस कर दिया नौकरी से, हमने कितने ही लोगों को गिरफ्तार कर दिया, PSA लगा दी। तो फिर कमी कहाँ पर आ रही है? क्या हम गलत लोगों को पकड़ रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमने एक आदमी जो सही था उसको नहीं पकड़ा और 50 दूसरे पकड़ कर हमने अपना नंबर बना दिया? एक जमाने में ऐसा ही होता था कि कई जगह पे अब 26 जनवरी आती थी, 15 अगस्त आती थी, और शाम को कहा जाता था कि भाई आप बदमाशों को पकड़ के अंदर करो। तो शाम को बेचारे छाबड़ी वाला, रेडी वाला ये होते थे, पकड़ कर उठाकर अंदर कर दिए जाते थे। तो शाम को मैसेज चल जाता था 50 आदमी मैंने पकड़ लिए जी, 25 मैंने पकड़ लिए। तो शाम को बताया जाता था रात को कि जी हमने 150 आदमी जी एंटी सोशल आदमी हमने पकड़ के तो गिरफ्तार कर लिए। वो बेचारे एंटी सोशल कहाँ थे? एंटी सोशल अपने आराम से बैठा हुआ था, शराब पी रहा था कहीं पे। तो वही चीज़ हमारे साथ भी शायद हो रही है कि हम लोग सही तरीके से सही लोगों को नहीं पकड़ रहे हैं। वो लोग हैं माशरे में, वो लोग हैं सिस्टम में, तभी तो एक आदमी आता है, ग्रुप आता है और कहीं से कहीं पहुंच जाता है, और उसको कोई हेलीकॉप्टर के जरिए तो सप्लाई नहीं आ रही जी, उसका खाना पीना तो क्या हो रहा है? तो फिर हम किनको पकड़ रहे हैं? हमने 150 आदमी को पकड़ लिया जी, हमने 50 आदमी को पकड़ लिया। कभी कभी तो इस वक्त खबरें आती हैं जिनको बाद में, जिनके ऊपर कोई टिप्पणी किए बगैर वो खबर गायब हो जाती है कि जी 150 आदमी उधर से पकड़ लिया जी, 150 आदमी जी रजौरी पुंछ में। मेरे को याद है, मैं एक न्यूज़ वो देख रहा था कि 150 आदमी रजौरी पुंछ में जी पकड़ लिए। भाई अगर वो पकड़े थे तो फिर कैसे हुआ? फिर कैसे? वो कौन थे? उनमें से कितने लोगों को फिर आपने क्या किया? लोगों को खामखा ही पकड़ा है। ये जो सारी चीजें हैं हमें बहुत गौर करने की जरूरत है, वरना हमें किसी वक्त ऐसा महसूस होता है कि हम लोगों ने जो भी मेहनत की हुई है और जो हमारे साथियों ने मेहनत की हुई, और जो उन्होंने जानों की बाजी लगाई हुई है, जानों की आहुति दी हुई है, वो किधर गई?
हम फिर उधर के उधर ही आगे, फिर हमें कहा जा रहा है जी पहलगाम से फिर वो शुरू हो गया जी, फिर पहलगाम क्या, हमारे 26 लोग शहीद हुए हैं, हम उनकी शहादत को सलामी देते हैं, और साथ ही हमें ये प्रण करना चाहिए कि हम इस 26 के बाद और नहीं होने देंगे। उसके लिए अगर हमसे कहीं गलती हो रही है तो उस गलती को माने और फिर उसको ठीक करें, और जहां पे किसी आदमी की नालायकी से, किसी आदमी की कमजोरी से कोई ये चीज हुई है तो फौरन उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए, चाहे वो किसी भी रैंक का हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो। हम सिर्फ नफरी ही नफरी डालकर, ग्राउंड के ऊपर नफरी नफरी डालते जा रहे हैं, और रिजल्ट क्या है, रिजल्ट फिर वही का वही है। तो आज की डेट में ना पथराव है कि हम इतनी ज्यादा नफरी हमारी वहां पे, ना ही कोई इतना ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटी हिंटरलैंड में हो रही है। ये जहां जहां पे हम देख रहे हैं कि ये फॉरेन टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट किया, इसका पूरा ट्रैक हम देख रहे हैं। मैं एज ए सिविलियन अब बात कर रहा हूँ जी, मैं देख रहा हूँ आप ही की खबरों से, आप ही के अखबारों से, आप ही के रेडियो से, टेलीविजन से, कि इसका रूट क्या बन रहा है। यहाँ पे देखा गया, फिर यहाँ पे फायर हुआ, फिर यहाँ पे, फिर ऐसे करते 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 मुझे दिख गया कि ये आदमी अब डिस्ट्रिक्ट डोडा में एंटर कर गया है। डिस्ट्रिक्ट डोडा इज अफगानिस्तान। बिल्कुल, हमने 3 टेनर वहाँ पे किए हैं, हमें मालूम है कि टेररिज्म को कैसे फाइट हमने किया वहाँ पे। अब ये वहाँ पे पहुँच गया, वहाँ से पहुँचने के बाद ये किस वक्त कश्मीर पहुँचेगा, ऐसे करके निकल जाएगा, क्योंकि सारे का सारा पहाड़ जो कश्मीर वैली के साउथ के साथ जो है, वो सारे के सारे में से किसी जगह से, गर्मियों में तो आप किसी जगह से भी क्रॉस ओवर कर जाओगे। अब यही बताया जा रहा है जी ये क्रॉस ओवर हुआ है वहां से ये ग्रुप और वहां। अब ये वो क्रॉस ओवर हुआ है या ये वो ग्रुप्स हैं जो पहले कश्मीर में पहुंचे हुए थे, उनमें से कोई यहाँ पे एक्ट किया है, ये कोई बात नहीं है। बाकी मैं आज की डेट में ये एतबार करने वाला नहीं हूँ इन खबरों के ऊपर कि ये फलाने फलाने थे जी, ये जी 2 वो थे और 2 वो थे। भाई अगर आपको इतना ज्यादा पता था तो भैया आपने पहले उनको पकड़ा क्यों नहीं? अगर आपको पता था कि वो वहां से आ चुके हैं तो एक्शन होना चाहिए था। एग्जैक्टली। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसमें मैं फिर बार बार ये जोर देकर कहता हूँ कि हमें बैठ के ये सोचना चाहिए, जो भी अथॉरिटीज हैं जहाँ कहीं पे भी, खास तौर पर दिल्ली में, कि ये देखें कि हमारी स्ट्रेटजी में कहाँ पे कमी है, हमारी पॉलिसीज में कहाँ पे कमी है, हमारी प्रिपरेशंस में कहाँ पे कमी है, कहाँ पे लूप होल्स हैं, किनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लूप होल्स को प्लग करना, और वो अगर अभी तक प्लग नहीं हुए हैं तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए, जिनकी जिम्मेदारी थी उनको प्लग करना। क्योंकि हर आदमी जो मर रहा है सिविलियन, वो किसी ना किसी की जिम्मेदारी है। हम सिर्फ पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी कर कर और टेररिस्ट की जिम्मेदारी कर कर हम अपना पल्लू नहीं झाड़ सकते, हमारी जिम्मेदारी है। मेरे इलाके में अगर कभी कोई इस तरह की घटना हुई तो मैं रिस्पॉन्सिबल था कि मेरे अरेंजमेंट में कहीं पे कमी थी। तो अगर वो कमी है तो आप उसका सर, आपने बहुत काम टेररिज्म के अगेंस्ट किया हुआ है जम्मू कश्मीर में, कश्मीर में भी, जम्मू में भी, और खास तौर पे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो पुलिस का बना, उसके फाउंडर आप थे, आपने वो सारा प्लान करा। आपको लगता है कि सर आप जैसे जो पुराने ऑफिसर हैं जिन्होंने बहुत काम किया है, बहुत पता है सिस्टम का, इलाके का, लोगों का, उनकी एक मदद ली जानी चाहिए? जैसे एक नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड बनाया गया है, ऐसे ही J&K में टेररिज्म को कर्ब करने के लिए कुछ ऐसा एक ग्रुप हो जो एटलीस्ट स्ट्रेटजीज बनाए कि किस तरह से काम करना चाहिए। नहीं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई भी ग्रुप बने। हम आउटडेटेड लोग हैं, जो आज की डेट में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी हुई हैं। हम जो भी कोई कमेंट करते हैं वो एक कॉमन सिटीजन के तौर पर करते हैं। ठीक है, एक ज़माने में हम थे इसमें, जिस वक्त हम इसमें टोटल इन्वॉल्व थे, उस वक्त हम टोटली इन्वॉल्व थे। वी यूज्ड टू लिव दिस लाइफ कि भाई हमारा ओढ़ना बिछोना मरना जीना सब कुछ यही प्रोफेशन था। आज नहीं है। तो आज की डेट में हम अपने आप को बताएं कि हम बड़े फने खान हैं और हम बैठ के जी आपका सारा कुछ डिसाइड कर देंगे, वैसा नहीं है। हाँ, अगर कोई
हमसे कोई मशवरा करना चाहता है तो ही वुड बी मोस्ट वेलकम। हमारे पास जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज, जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा, हम ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन ये पुराने लोगों को लेकर पकड़ के उनसे कोई वो करने के बजाय नए ही जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं में सिर्फ सोच में बदलाव आए कि जे.एंड.के सिर्फ मेडल्स लेने की जगह नहीं है। जे.एंड.के को मेडल का अखाड़ा मत बनाओ, अकाउंटेबिलिटी भी जे.एंड.के में उतनी ही जरूर। जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ उनको ये पता चल गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये लोग अपना काम करें, जे.एंड.के को सेफ बना कर रखें, जे.एंड.के में आने वालों को की सेफ्टी को इंश्योर करें। ये बहुत बहुत दुखद घटना हुई है कि हमारे गेस्ट आए जो हमारे पर भरोसा करके जी, जो हमारी फोर्सेस के ऊपर भरोसा कर आए हुए थे, जिन्होंने वो तमाम बातें सुनी हुई थी, वो सारे दावे सुने हुए थे, वो स्टेटमेंट सुनी हुई थी, मिलिटेंसी को ख़त्म कर दिया गया, यहाँ पे कुछ नहीं रखा हुआ है, सब कुछ ठीक ठाक है, ये है वो है, आने वाले भी। तो वो हमारी उन तमाम गारंटीज को, एश्योरेंसेस को एक हिट हुआ है सर। सुन के आए और धोखा। सर कश्मीर के टूरिज्म पे फर्क पड़ेगा आपको लगता है इससे? देखिए डेफिनेटली इस वक्त तो फर्क पड़ा हुआ है, लेकिन कश्मीर का टूरिज्म जो है ना, उसने पिछले 30-35 सालों में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। उसकी वो स्ट्रेंथ है ना, एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ, वो वैसी ही है। और अट्रैक्शन कश्मीर की ऐसी है कि टूरिस्ट फिर आएंगे। अभी जल्द ही अमरनाथ जी की यात्रा आ बर्फानी जाएगी। बाबा जी का वो यात्रा आ जाएगी, लोग आना शुरू होंगे। मुझे यकीन है कि अरेंजमेंट्स ऐसे होंगे जैसे हमेशा होते हैं कि सब ठीक ठाक होगा, सब सेफ आएंगे और सेफ्टी से ही वापस जाएंगे। तो डेफिनेटली उससे इंकरेज होके टूरिस्ट भी आना शुरू होगा। आज की डेट में नहीं है, एक तो उस वजह से नहीं है, इस इंसिडेंट की वजह से, और दूसरा जैसे आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया और मीडिया भरा हुआ है जंग की बातों से, ये हो गया वो हो गया। तो ऑब्वियसली जंग का जिस वक्त ऐसा माहौल बताया जा रहा है सब तरफ, और मीडिया जो स्पेशली हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो तो मतलब वो तो शायद जंग शुरू हो गई है। वो तो इस तरह कर रहे हैं कि यार जल्दी करो, हमारे जो वो हैं रिपोर्टर्स और कैमरामैन बेचारे बेकार बैठे, हम लोग कैसे वो कवर करें। तो उनकी वजह से ये जो सारा माहौल बन गया है, ऐसे माहौल में कौन टूरिस्ट इस तरफ आएगा। सर आपका एक यूनिफॉर्म में तो रोल रहा ही रहा, आपने कश्मीर को काम भी किया, अच्छे से समझा भी, उसके बाद आपका एक अलग रोल भी रहा जिसमें आपने एक पॉलिटिकल पार्टी में आके एक अलग रोल में एज ए एडवाइजर टू गवर्नर भी आपने काम किया। एक थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल है सर कि कश्मीर में खान साहब जैसे पहलगाम के बाद अलग अलग जो पहले कभी भी आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ खुल के आवाज नहीं आती थी, वो आई, तो आपको लगता है कि एक बदलाव हुआ है आतंकवाद के अगेंस्ट कश्मीर में? डेफिनेटली बदलाव हुआ है। बदलाव के लिए मैं मुबारक दूंगा हमारी जो केंद्रीय सरकार है। देखिए ऐसा है कि कश्मीरियों ने सही माने में तरक्की नहीं देखी थी पिछले 75-80 साल में जी, और फिर 90 के बाद तो उन्होंने बिल्कुल ही नहीं देखी। तो उनको ये वक्त मिले 8-10 साल, जिस वक्त उन्होंने देखा कि डेवलपमेंट कैसे हो रही है। 2014 के बाद से कॉन्स्टेंटली यहाँ पे काम चलता रहा, ये हुआ वो, तो उनको समझ आनी शुरू हो गई कि भैया हमारा मुस्तकबिल एक तो परमानेंटली भारत के साथ है, इस रिश्ते को कभी कहीं से भी कोई तोड़ नहीं पाएगा, कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। और दूसरा 370 का ख्वाब दिखाने वालों की दुकान बंद हो गई, तो वो भी कुछ लोगों को जो ना समझ थे, जो शायद उस धोखे में आ जाते थे, उनका भी वो भरम ख़त्म हो गया। तो रिज़ल्ट ये हुआ कि लोग अपने कामकाज की तरफ लग गए, जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रही थी उसका फ़ायदा लेते रहे। तो पहली मर्तबा उन्होंने महसूस किया।
तो अब जिस वक्त के वो उसका फल खा रहे थे, तो उस वक्त जब ये डैमेज हुआ तो डेफिनेटली वो चोट उनके पेट पर पड़ी। पे लगी। तो जब पेट पर उनके चोट पड़ी है, जैसे अभी आपके साथ बात हुई कि टूरिज्म खत्म हो गया, तो टूरिज्म खत्म होने का नुकसान सिर्फ टूरिज्म की इंडस्ट्री के साथ डायरेक्टली जो लोग जुड़े हुए हैं, होटल वाले, शिकारे वाले, उनके साथ या ढाबे वाले, उनका नहीं है, उसके साथ बहुत बड़ा तबका जुड़ा हुआ था। बल्कि मैं ये कहूंगा कि 100% बिल्कुल जम्मू कश्मीर के 100% लोग टूरिज्म इसके साथ जुड़े हुए, बिल्कुल डेवलपमेंट के साथ जुड़े हुए। तो ये जो नुकसान हुआ है, ये जब जैसे जम्मू वालों ने बंद किया तो उसके साथ ही बगैर किसी का इशारा दिए बगैर अपने आप सोमोटो वहां से आ गई आवाज, और उन लोगों ने आवाज दी जो कल तक हुर्रियत के वो मेंबर्स माने जाते थे और बड़े सीनियर मेंबर्स माने जाते थे, वो आगे सामने, जिनको हम सेपरेटिस्ट कहा करते थे वो सामने आ गए। वो पॉलिटिकल पार्टीज जो साफ सेपरेटिज्म की बात किया करती थी, उन्होंने बड़े जोर शोर से, तो वो साफ जाहिर होता है कि वो ड्रामा भी नहीं कर रहे थे। मैं उनको हरगिज ये नहीं कहूंगा कि वो ड्रामा कर रहे थे जी। वो जेन्युइनली ये बात कर रहे थे, क्योंकि कश्मीर की साइकी को चोट पहुंची है, कश्मीर के पेट को चोट पहुंची, कश्मीर की डेवलपमेंट को, कश्मीर की ही नहीं जम्मू कश्मीर की, तो कहीं ना कहीं भी उतना ही आपको लगता है कि इस बारबरिक एक्ट ने कहीं ना कहीं एक चीज की कि जम्मू और कश्मीर को एक साथ खड़ा कर किया? देखिए, सोच तो डेफिनेटली एक जैसी हुई जी, उसमें शायद कुछ लोगों को हैरानगी भी हुई और कुछ लोग शायद उसको अप्रिशिएट भी नहीं कर पाए, जो गलत है। ये जो एक हुआ है जी, एक बड़ी दुखद घटना के बाद जिस तरीके से लोगों ने रिएक्ट किया है, उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत उस वक्त भी थी, अभी भी है। कोशिश ये करनी चाहिए कि वो ऐसी तमाम जो ये हैं एक्टिविटीज़, इनको स्ट्रेंथन किया जाए, इनको सपोर्ट किया जाए, और जो लोग इसमें कोई नेगेटिव रोल प्ले करते हैं उनको थोड़ा साइड लाइन किया जाए, और भगवान ना करे कि कभी भी ऐसी दोबारा कोई दुखद घटना हो। लेकिन ये इस डार्क क्लाउड की एक सिल्वर लाइनिंग थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बिला किसी लिहाज के, मज़हब के, कास्ट, क्रीड, रिलीजन के, रीजन के, वो उससे ऊपर उठे और उन्होंने एक आवाज़ में इसका खंडन भी किया और रिएक्ट भी किया और अपना रिएक्शन बताया। हाँ सर, तो डिप्लोमेटिक एक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया, उसको आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान के खिलाफ? खैर अभी जंग की तो सिर्फ बातें हो रही हैं, मगर भारत कोई एक्शन और भी कर सकता है, मिलिट्री एक्शन भी। आप उसको, डिप्लोमेटिक एक्शन को कैसे देखते हैं, और आपको लगता है कि मिलिट्री एक्शन भी जरूरी है? देखिए, जहाँ तक तो डिप्लोमेटिक जो भी भारत ने अभी तक एक्शन लिए हैं जी, मैं मुबारक दूंगा केंद्रीय सरकार को कि पहली मर्तबा एक सोच समझ के ये एक्शन ऐसे थे कि जो नाम भी सोचे जाते थे कि शायद कोई लेगा ही नहीं। जी, ये इंडस वाटर ट्रीटी को जी, ये तो हमारे लिए ऐसे बन गई हुई थी कि जैसे ये कोई आयरन बाउंड, वो इसको तो कोई हाथ ही नहीं लगा सकता। क्यों नहीं हाथ लगा सकता भाई? आप ताली दो हाथ से बजती है। आप ये नहीं कर सकते कि यू वांट टू हैव द केक एंड ईट इट टू, कि आप हमारा पानी तो लेते रहो और हमारा खून भी बहाते रहो। तो वो एक गया है मैसेज, ठीक है, उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट पाकिस्तान को पता चल जाएगा, और पाकिस्तान का सोशल मीडिया जब देखो तो उनको समझ आ गई है कि क्या है। उसके साथ साथ जो बाकी भी एक्शंस हुए हैं, जैसे पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया है, उसको आप सर कैसा देखते हैं, जो काफी देर से रह रहे थे? मैं बिल्कुल ठीक समझता हूँ जी, मैं बिल्कुल ठीक समझता हूँ। या तो आप आइए और आकर यहाँ की सिटीजनशिप लीजिए, ठीक, और अगर आप यहाँ का सिटीजन नहीं बनना चाहते तो फिर आपकी कोई जगह नहीं है यहाँ पे। आप हमारे सिस्टम में क्यों बैठे हुए? आप घर जाइए अपने। या तो अगर आप आए हैं 40-42 साल से, आप यहाँ पे बैठे हो, तो सिटीजन बन जाते हैं ना यहाँ के।
आपने सिटीजनशिप भी नहीं लेनी, आप अपने आप को उधर का भी रख रहे हो, यहाँ पे आप शादी करते हो, बच्चे पैदा जे.एंड.के में हो रहे हैं और उनकी सिटीजनशिप पाकिस्तानी हो रही है, तो इसका क्या मतलब था? आप अगर पाकिस्तानी सिटीजनशिप है तो आपका मुल्क वो है, आप अपने मुल्क में रहिए, अब हमारे मुल्क में क्यों बैठे हैं फिर? मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों को मेरी इस बात बुरी लगेगी, बहुत गालियां भी निकालेंगे मुझे। मेरे दोस्त हैं, मेरे अजीज हैं, वाकफकार हैं, शायद एक आधा कोई रिश्तेदार भी होगा, उनको ये बातें बहुत बुरी लगेंगी, बट आई ऑलवेज कॉल अ स्पेड कि भाई अगर आपका मुल्क वो है जिसको आप नहीं छोड़ना चाहते तो आप हमारे मुल्क में क्यों बैठे हो? और सीधी सी बात है, अगर आप हमारे मुल्क के नहीं हो और हमारे और आपके मुल्क के बीच में इस वक्त इतनी खटास है इसमें रिलेशनशिप में, तो आपका यहाँ पे रहना शायद हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा है, ठीक नहीं। तो फिलहाल जब तक हालात ठीक होते हैं आप जाइए अपने मुल्क में बैठिए, फिर उसके बाद देखी जाएगी। और अटारी से उन्होंने लेने में भी मना कर दिया सर। वो तो अब उनका है ना, वो उनका एटीट्यूड है ये। अब उसके अलावा जो बाकी के जो एक्शंस हो रहे हैं, जैसे ट्रेड बंद कर दिया या जो भी अभी पोर्ट्स के बारे में, एयर स्पेस, पोर्ट्स, सब कुछ, तो ये चलता रहेगा और इसमें इसकी जरूरत भी है, एक टफ स्टांस लेना की बहुत सख्त जरूरत है। हम ये कोई बच्चों वाली वो जो होती है, वो जो तीलों के तीर कमान लेकर तो आपस में वो जंग करते हैं, ये वो वाली जंग नहीं। वार इज ए वेरी वेरी सीरियस बिजनेस एंड वार सिर्फ एक ही फ्रंट पर नहीं लड़ी जाती। एक फ्रंट पर तो हमारे फौजी ने लड़नी है, लेकिन उसके अलावा और बहुत सारे फ्रंट होते हैं, इकोनॉमिक फ्रंट्स हैं, पॉलिटिकल फ्रंट्स हैं, डिप्लोमेटिक फ्रंट्स, इन सारे फ्रंट्स के ऊपर लड़ाई होनी है और होनी भी चाहिए। मिलिट्री एक्शन के कितनी रिक्वायरमेंट है सर इस मौके पे, आपको क्या लगता है? नहीं, मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा दीपक, बिकॉज मैंने कहा कि पहले जैसे मैंने कहा कि वार इज अ वेरी वेरी सीरियस बिजनेस। इसको हम ये अपना विजुअल मीडिया के एंकर्स के ऊपर नहीं छोड़ सकते, उनका बस चले तो अभी तक तो 4-5-6 बहुत ही सीक्रेट और बहुत ही वो रहता है, इट्स अ वेरी सीरियस कंसर्न। मतलब इसमें कितनी जाने का एहतमाल होता है, कितना नुकसान होने का, कितने सिविलियंस का, कितने फौजियों का, क्या क्या कुछ होता है, कितनी डैमेजेस होती हैं, किस किस फ्रंट पे होती हैं, ऑल दोज हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। और फिर जो कंट्री की जो लीडरशिप है वो एक सोच समझ के फैसला लेती है, और हमें अपनी कंट्री की लीडरशिप के ऊपर और उनकी काबिलियत के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो जो भी इस सिलसिले में जो भी फैसला लेंगे वो एक सही फैसला होगा और सही वक्त पे होगा, वो टीवी एंकर्स के ऊपर नहीं होगा कि वो क्या कह रहे हैं और कब किस वक्त जंग स्टार्ट कर दी गई और कब स्टार्ट हो रही है और किस वक्त स्टार्ट हो रही है। बिल्कुल सही है। तो हमें यकीन है कि जिस वक्त भी उसका फैसला होगा, we have a very competent leadership available in the country, जो पूरे तरीके से सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए जो फैसला लेंगे। खान साहब, यूनिफॉर्म के बाद आप बैक टू बैक बहुत बड़े रोल्स में रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में रहे, एडमिनिस्ट्रेटर रहे लक्षद्वीप के, फिर आप जे.एंड.के वापस आए तो यहाँ गवर्नर के एडवाइजर रहे। फिलहाल अभी सर क्या चल रहा है? मैं ये पूछना चाहूंगा कि अभी एज ए बीजेपी लीडर क्या चल रहा है? अभी हम आपसे बात कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, सिर्फ इस वक्त वो गालिब का शेर है कि तमाशा अहले करम देखते हैं, वो देख रहे हैं हम, और फिर दोस्तों से बातचीत करते हैं, कुछ थोड़ा रिलैक्स भी करते हैं। बहुत सालों के बाद थोड़ा रिलैक्स करने का भी मौका मिला। ऐसी इंसिडेंट्स को देख के दुख तो होता है और ये भी महसूस होता है कि ये प्रिवेंटेबल थे, ये अवॉइडेबल इंसिडेंट्स थे, हुए हैं। कोशिश ये होनी चाहिए लोगों की कि ऐसे दोबारा ना हो। खान साहब, एक और सवाल था, जैसे कि आपने यूनिफॉर्म जब एज ए आईजी आप रिटायर हुए पुलिस सर्विसेज से, तो उसके बाद आप बीजेपी तो आपने ज्वाइन की, बट बीजेपी ज्वाइन करने के बावजूद आपको पॉलिटिकल रोल से अलावा आपको एडमिनिस्ट्रेटर का रोल एक मिल गया लक्षद्वीप में, और उसके बाद जब आप वहां से वापस आए तो भी आपको पॉलिटिकल रोल के अलावा यहाँ पर भी एक एडमिनिस्ट्रेशन में रोल मिला।
बट आपने एज ए बीजेपी लीडर अभी कोई भी ऐसे रोल में, जैसे आपने मान लीजिए कोई इलेक्शन लड़ी है, उस तरफ नहीं गए, तो अभी फ्यूचर में आर यू प्लानिंग टू बी पार्ट ऑफ बीजेपी एज ए पॉलिटिकल पार, या एक पॉलिटिशियन ग्रुप में, कि कुछ एक इम्पोर्टेंट रोल में पॉलिटिक्स के बीच में? देखिए, जहाँ तक तो मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जी, वो आज की नहीं, वो 1968-69 से बहुत पुरानी बीजेपी के साथ, जानते हैं जी। जनसंघ के साथ थे और वहीं पे है। अभी मैंने दल बदलू नहीं हुआ मैं, जी, वो वैसे का वैसा ही है। और मैं एक्टिव हूँ नहीं एक्टिव हूँ वो मैटर नहीं करता, आइडियोलॉजी सेम है। और मेरा ना तो पहले ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मेरी कोई रुचि थी और ना ही आगे भी है। मैं बिहाइंड द कर्टन काम करने वालों में से रहा पहले भी, आगे भी कभी जब ज़रूरत पड़ती है तो वैसे ही रहता हूँ। और जहाँ पे पार्टी को ज़रूरत होती है कभी किसी मशवरे की, किसी काम की, तो जितनी मेरे में कोई काबिलियत है उतना हम मतलब कर लेते हैं। तो खान साहब, हम ये माने कि कहीं ना कहीं बीजेपी के पीछे जो एक स्ट्रेटेजिस्ट की भूमिका, या एक बहुत जो स्मार्ट माइंड की भूमिका में रहते हैं इतना इतना बड़ा कुछ भी नहीं है जी। मैं बीजेपी का एक ऑर्डिनरी सा जो वर्कर हूँ, बस उतनी ही मेरी वो है, पहचान है। मैं स्ट्रेटजिस्ट भी नहीं हूँ, ना ही मैं कोई उनका कोई जो उनका थिंक टैंक है उसका मेंबर भी नहीं हूँ। हमारे बड़े अच्छे अच्छे लीडर्स हैं JNK में भी, सेंटर में भी। कभी कोई किसी जगह मेरे लायक में कोई काम किसी को लगता है कभी इनसे बात की जा सकती है तो उतना उस वक्त मैं हाजिर। खान साहब, आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार 2024 में विधानसभा चुनावों में बन सकती थी, कहीं कमी रह गई? देखिए, इलेक्शन तो लड़ा जाता है यही सोच के कि सरकार बनानी जी, तो सरकार नहीं बना पाए। मेरी अपनी सोच है कि बनाई जा सकती थी सरकार। अब कोई ये कहे कि भाई आफ्टर द इवेंट सब बड़े अक्लमंद हो जाते हैं तो शायद वो ठीक भी हो, लेकिन मेरी अपनी सोच है कि सरकार हम बना सकते थे। कुछ जगह हैं जो जिनमें हम जरा डिफरेंट तरीके से काम करते तो शायद हमारी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती। कमियां कहाँ रह गई, उनसे नहीं जाना? अच्छा, आप पे पर्सनली थोड़ा सा जानना चाहूंगा। यूनिफॉर्म में तो आप लंबे समय तक रहे, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर रहे लक्षद्वीप में, और यहाँ पर एडवाइजर टू गवर्नर। उन दो जो रोल्स में आप कितना अपने आप को उन रोल्स में करीब मानते हैं, या उन रोल्स में कैसे रहे, आपको कोई एक्सपीरियंस खास आपका? देखिए, ऐसा है कि पुलिस में भी हम एडमिनिस्ट्रेशन ही चलाते थे जी, क्योंकि ज़्यादातर मैं फील्ड में ही रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट्स में, रेंजेस में, तो वो भी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का ही काम है, लोगों के वो देखना, वेलफेयर देखना ही। तो जिस वक्त मुझे लक्षद्वीप की जिम्मेवारी सौंपी गई तो मेरे लिए नया चैलेंज था डेफिनेटली। तो कोशिश की कि उसको ठीक तरह से किया जाए, और मैं समझता हूँ कि जितनी मेरी काबिलियत थी उस हिसाब से मैंने उसको ठीक तरह निभाया। उसका रिज़ल्ट ये है कि आज तक मुझको लक्षद्वीप से बहुत आज तक उनका प्यार मिल रहा है जी। और अभी जिस वक्त ये पहलगाम इंसिडेंट हुआ है तो मुझे वहाँ से मैक्सिमम फ़ोन मुझे वहाँ से आया कि आप ठीक हो जी, बिकॉज वो इतने जम्मू दूर बैठे हैं कश्मीर को तो एक उनके लिए वो मानते हैं। समझते हैं कि पता नहीं मैं भी कहीं पहलगाम नजदीक ही बैठा हूँ। जी, तो अच्छा था, बड़े चैलेंजिंग थे उस अपॉइंटमेंट में, और वो जो उस वक्त के काम थे उनमें कई काम ऐसे थे जो बहुत मुश्किल भी थे, लेकिन विद द ग्रेस ऑफ गॉड वो होते गए। एक मरतबा वहाँ पे बहुत भयंकर किस्म का तूफान आया, जी, ओखी साइक्लोन आया था,
जिसमें हमने और हमारी टीम ने मिलकर जिस तरीके से उसको हैंडल किया, तो मैं आज पीछे मुड़ के चुके देखता हूँ तो बड़े मुझे इस चीज़ पर बहुत गर्व भी होता है जी। कि हमारे एक भी बंदे की जान उसमें नहीं गई। हमने इस तरीके से वो कर लिया था, बल्कि हमने दूसरी स्टेट्स के बहुत सारे मछुआरों को उस भयंकर तूफान में से निकाल के बचा के तो रेस्क्यू करके लाए। बाद में उनको सेफ एंड साउंड उनके घरों में पहुंचाया, जो वहाँ से 400 500 किलोमीटर दूर से आए हुए थे। कोई तमिलनाडु से, गोवा से, कोचीन से, इस तरह से। तो उसमें माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी वहाँ पे उस वक्त विज़िट किया उसके बाद, और बहुत अप्रिशिएट भी किया उस चीज़ को, कई जगह में मेंशन भी किया उसको। जब यहाँ पे आया मैं तो अगर आपने उन दिनों देखा होगा कि मैं उन एडवाइजर्स में से था जो सारे एरियाज में घूमता रहता बिल्कुल। था। और ख़ास तौर पर ड्यूरिंग कोविड कोई एक जगह नहीं थी उस वक़्त यूटी की जो मैंने ना विज़िट की हो। जम्मू में अगर किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम आती थी, फसलें ख़राब हो गई, बहुत बारिशें ज़्यादा हो गई, तो खुद गया उन सारे लोगों के साथ आपका लाइजन बहुत वो था। हाँ, वही एक मेरी स्ट्रेंथ भी थी, और उसका वजह ये भी थी कि लोग प्यार देते थे और लोग एक्सपेक्ट भी करते थे। भी लोगों के साथ मैं था भी चूँकि जे.एंड.के से, तो जी। इस वास्ते लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी होती थी। तो आदमी पूरी तो नहीं कर सकता वो सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस। मेरे एक दोस्त में से बहुत नाराज़ हुए क्योंकि उनके बेटे की नौकरी में मैं उनकी मदद नहीं कर पाया, तो उन्होंने बड़ा मेरे बारे में लिखा भी। मुझे हंसी भी आई, उनका मेरे क्लास फेलो रहे, मैं चलो इनको हक है ये लिखें जी। तो आदमी सबकी एक्सपेक्टेशंस तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश, एक ईमानदाराना कोशिश थी कि मैं वो करूं। हाँ साहब, आपको लगता है कि स्टेटहुड वापस आना चाहिए जल्दी? आना चाहिए। ये देखिए, ये स्टेट महाराजा गुलाब सिंह जी के टाइम पे बनी जी। उसके बाद बहुत सारे जो उनके जर्नल्स थे, उनकी मेहनत से, उनकी कुर्बानियों से, और वो जर्नल्स जो थे वो मुस्लिम भी थे और वो हिंदू भी थे जी। सिख भी थे। उनकी मेहनत से, उनकी कुर्बानियों से, उनकी बहादुरी से ये एक्सपैंड हुई। उस एक्सपेंशन के बाद ये स्टेट को जिस वक्त यूटी बनाया गया, तो डेफिनेटली हमारी साइकी को बहुत, किसी भी, बिल्कुल सर, बहुत और ख़ासतौर पर जम्मू के डोगरा की साइकी को इसकी बहुत चोट पड़ी थी, क्योंकि स्टेट डोगरा रूल की एक निशानी थी। डोगरा ने बनाई थी, डोगरा रूलर्स ने बनाई थी जम्मू कश्मीर स्टेट। उससे पहले जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं थी जी। अगर आप देखेंगे हिस्ट्री। बिल्कुल। कश्मीर था, डोगरा कोई इस तरह छोटे मोटे थे। थे। तो जो एक स्टेट बनी, जो डोगरा राज फिर कहा गया, वो तो डोगरा ने, इन्हीं रूलर्स ने बनाई। तो जब इनका रूलर्स, तो डोगरास के साथ हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, जम्मू वाले आइडेंटिफाई करते हैं। तो जिस वक्त ये स्टेट से यूटी बनी तो तकलीफ तो हमें हुई, और मुझे यकीन है कि करीबन हर एक डोगरे को हुई होगी, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल थॉट से ताल्लुक रखता हो। बीइंग ए डोगरा, आपको लगता है कि कश्मीरी से ज्यादा जम्मू के डोगरों को जरूरत है स्टेटहुड वापस आने की? हर एक को है। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसको ज्यादा है किसको कम है, हर एक को। ये हमारी इज्जत का भी मामला है, आनी चाहिए। और हमारी मैं इसकी पॉलिटिकल उसमें नहीं जाऊंगा जी। कंपटीशन कम्बिनेशन में, लेकिन एक
ये वो इलाका है जिसको भारत माँ का ताज मुक्त माना जाता है। तो मुक्त को मुक्त ही रखिए, मुक्त को इतना वो छोटा नहीं छोटा करो। मगर जो हालात है सर, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा कहती है कि जब से हालात बेटर होंगे, इवन प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला, होम मिनिस्टर साहब ने बोला, तब दी जाएगी। तो आपको लगता है कि हालात तो बहुत देर से ऐसे थे या रहेंगे, हालातों से इसका कोई डायरेक्ट कुछ लेना देना है? मेरा ख्याल है हमारे हालात एक पहलगाम या एक इंसिडेंट हमारे हालातों की वो को व्याख्या रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। जी। ये होंगे हम, वी आर स्ट्रांग एनफ टू टेक केयर ऑफ एनी सच इवेंचुअलिटीज। ये जो है हालात का वो रेफरेंस दे के कहना कि जी हालात अब इस हालात से बेटर क्या होंगे, वो भी या तो कोई मापदंड तय कर दिया जाए कि भैया जब हालात इतने हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे तो मैंने टेररिज्म के बारे में कहा, टेररिज्म कैंसर है, ये कैंसर आया हुआ है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस में जाएगा। और अगर आप ये कहोगे कि जब तक टोटल 100% एरेडिकेट नहीं हो जाएगा तब तक नहीं देंगे, तो वो बहुत ज्यादती होगी जम्मू कश्मीर के साथ, लोगों के साथ बहुत बहुत नाइंसाफी होगी उस वक्त। खान साहब, आखिरी सवाल है, आप जब लास्ट टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, तो आप पुलिस सर्विसेज में थे, आपने उनके साथ काम भी किया उस समय। उसके बाद आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, आप अलग अलग रोल्स में रहे। आज दोबारा J&K एक यूटी है और उमर अब्दुल्ला ही पहले चीफ मिनिस्टर हैं। हाउ यू सी उमर अब्दुल्ला एज चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूटी, उनके कामकाज को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जो पोजीशन है इस वक्त जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर के इंस्टीट्यूशन की या एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन की, तो उसका एनालिसिस करना तो मतलब वक्त को ज़ाया करना होगा, क्योंकि वो कोई है ही नहीं, कोई पोजीशन ही नहीं है। आपने बड़ी मुश्किल से 6 महीने में वो कुछ KS अफसरों की ट्रांसफ़र की, उसके बारे में भी तो कईयों को लग रहा है कि पता नहीं ये ट्रांसफ़र रहेगी कि नहीं रहेगी, या इसको भी, तो ऐसे नहीं होता। सरकार जो है वो सक्षम होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये उमर अब्दुल्ला की वजह से नहीं है कि वो सक्षम नहीं है। एक गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, सिस्टम ऐसा है कि यूटी में उनकी जो पावर्स और जो उनकी वो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, वो वैसी ही होती हैं कि वो ज़्यादा काम नहीं कर सकते, और उसमें अब आकर उनके कामकाज के ऊपर कोई टिप्पणी करना वो ठीक नहीं होगा। तो सर, लगता है आपको कि J&K वापस उस सिस्टम में आएगी और वापस वो सारी चीज़ें बेटर होंगी? एक तरफ तो हम हालातों से जूझ रहे हैं, ऊपर से सरकार भी कह रही है कि हमारे पास पावर नहीं है, और स्टेटहुड भी अभी तक वापस नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन जैसा एक माहौल चल रहा है। देखिए, जब तक यूटी रहेगी तब तक तो ये जो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं ये रहेंगी। क्योंकि हम शुरू से यूटी नहीं रहे हुए, हम शुरू से स्टेट रहे हुए हैं, और स्पेशल स्टेटस के साथ। मैं स्पेशल स्टेटस को भी वो अलग अकाउंट फॉर नहीं करता, एक स्टेट रहे हैं, और उस स्टेट की बड़ी अच्छी एक वो थी पोजीशन थी। अब स्टेट से हम यूटी में कन्वर्ट हो गए हैं, तो यूटी बनने के बाद फिर हम सीधी बात है कि हमें बताया गया कि भैया आप अभी कामकाज नहीं कर सकते पूरे तरह से, तो आप इस काबिल नहीं तो हमने कहा अच्छा ठीक है जी, हम इस काबिल नहीं हैं, तो हम चल रहे हैं। और जिस वक्त ऊपर वाले समझेंगे कि हम इस काबिल हो गए हैं कि अब हमको अपना वो सौंपा जा सकता है कि भाई अब तुम अपना कामकाज खुद संभाल सकते हो, तो उस वक्त वो कामकाज दे दिया जाएगा। तो ये जो कन्फ्यूजन्स है ये कुछ हमारे अपने क्रिएटेड हैं और कुछ लादे भी गए। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच बात करने के लिए। तो ये थे फारूक खान साहब, जिन्होंने हमारे सीधे सवालों का बहुत सीधा जवाब ही दिया और बहुत कुछ बताया। और बड़ी बात यह है कि शायद जिस तरह से टेररिज्म को जम्मू कश्मीर से बाहर बैठ के कश्मीर एक्सपर्ट्स जांचते हैं या समझते हैं,
उन्हें ये जरूर देखना चाहिए कि आखिर असली कारण है क्या, और बड़ी बात यह है कि किस तरह से टैकल करना चाहिए, ये उन्हीं से सीखना चाहिए जिन्होंने जमीन पर काम किया हुआ है। बहुत धन्यवाद।